हाय। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुमसे किसी की फिजिक्स पे चर्चा हो और वो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि भाई फिजिक्स कहाँ पढ़ते हो तुम, कितना मजा आएगा। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर जो इनपुट है ना, वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ लगे कि डिफरेंट है इसके अंदर। आम आदमी की तरह नहीं बोलता आई एम ए मैंगो मैन, आम आदमी उसके तरह नहीं, कुछ डिफरेंट। तो डिफरेंट सोच भी आनी चाहिए तुम्हारे अंदर, फंडा भी आना चाहिए अंदर। तो डिफरेंट फंडा का ही बात करेंगे आज। सवाल को जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, टाइम नहीं लगे, देखे और देखते देखते ही सवाल को फिनिश कर दे। तो इसीलिए आज एडिशन ऑफ वेक्टर से कुछ ट्रिक्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो स्टार्ट करिए फटाफट। ये इस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझिए, उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा। कॉन्सेप्ट है ये कि मान लेते हैं एक वेक्टर है ये, इसका नाम है F1 वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है ये F2 वेक्टर। बहुत मजा आने वाला आज। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो इसका रिजल्टेंट तो पता है, अब तो ये सब आम हो गया होगा तुम्हारे लिए, सिंपल सिंपल चीज। ये हो गया उसका रिजल्टेंट R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। और जब हम इस R का वैल्यू लिखते हैं ना, R का वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, F1 प्लस F2। और जब इस R का मैग्नीट्यूड की बात आती है तो लिखते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, और वो बराबर हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो आज सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ वर्क है, वीडियो पॉज करके इसको करोगे। क्या करोगे, क्वेश्चन में कि अगर F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू बराबर F हो जाए, F मैंने से मतलब माना, तो रिजल्टेंट जो होगा ना R, F1 प्लस F2 जिसको बोलोगे, वो बराबर तुझको साबित करना है कि 2F cos थीटा बाय 2 होगा। और ये भी साबित कर दो, ये जो अल्फा देख रहे हो ना, ये अल्फा जो होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर होगा, तो ये अल्फा जो होगा ना आधा हो जाएगा टोटल का। यानी ऑल्सो प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू थीटा बटा 2। यही हेडिंग में लिखा था, फाइंड रिजल्टेंट। आज का ये बहुत सुंदर चीज है, ये दिल वाली बात है, तो थोड़ा सा दिल तो आना चाहिए। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ऑल्सो प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू थीटा बटा 2। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और तब बनाइए, मजा आएगा, डिफरेंट लगेगा। हाँ, करिए इसको। तो देखिए मैं कर देता हूं पहले। तो सबसे पहले तो इसको याद रखना है कि ये इतना होगा। अब कैसे होगा इतना, ये देख लेता हूं, प्रूव कर देता हूं मैं। प्रूव्ड करने से पहले एक दो फार्मूला को समझ लेना जरूरी है। वो क्या फार्मूला है, इसको अगला पेज में दिखाता हूं। इस फार्मूला को समझ लो। तो एक होता है cos 2 थीटा, इसका यूज होता है फिजिक्स में बहुत ज्यादा, इसको अच्छा से समझ लेना है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, एक तो हम याद रखना, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस, सब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सही है। और इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। प्रूव भी है सबका, प्रूव बाद में करना, पहले इसको याद कर लो, ज्यादा परेशान नहीं करो अपने आप को। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बताओ तो cos 2 थीटा के बदले अगर सिर्फ थीटा रहता तो क्या लिखते, तो लिखते cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखते, या क्या लिखते 2 cos स्क्वायर थीटा
बाय 2 माइनस 1 लिखते, या लिखते 1 माइनस, इसी में ये 2 को कर दिए आधा, 2 का आधा हुआ ना 1, तो 2 थीटा के बदले 1 थीटा कर दिए, तो यहाँ थीटा के जगह थीटा बाय 2 आया, और यहाँ थीटा के जगह थीटा 2 आया। यहाँ क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये भी cos 2 थीटा है, cos थीटा है, और ये भी है cos थीटा। इन दोनों से देखो एक और चीज आएगा तुमको सामने, देखो इसको अगर इधर कर देंगे तो 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। इसको इधर कर दें, इसको इधर कर देती, इसको जब इधर करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा। ध्यान से देखो, कॉपी में करोगे तो हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। दिक्कत हो रहा है? देखो दिक्कत होगा ना तो मैं भी हूं ना, मेरे से कन्वर्सेशन करोगे व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए, तो ढेर सारी चीज समझा दूंगा। तो उसको दिक्कत होगा तो लाइव भी होते हैं बीच बीच में, तो लाइव सेक्शन में भी बात हो जाएगी हम लोगों की। क्लियर है ये? तो सीधा सीधी इसको याद रखो, एक ही चीज है ना, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इस तरह से लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और याद कर लो, साइन 2 थीटा अगर रहेगा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इस फार्मूला को याद रखेंगे तो मजा आएगा। अगर यहाँ आधा रहता तब, यहाँ अगर बोलते साइन थीटा रहेगा तब क्या करते, तो लिखते 2 साइन, यस यस समझ में आ गया नहीं, यस इस तरह से हो जाएगा। इसको अगर याद रखोगे तो सवाल जल्दी जल्दी बनेगा। इसको याद धीरे धीरे, ये सब याद रखने का टेंशन नहीं लेना है, ये अपने आप याद हो जाता है। जब सवाल बनाने लगोगे तो धीरे 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 सब याद हो जाएगा, इसलिए यस टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट देखो, उसको प्रूव करते हैं क्या था, कैसे करेंगे, तो देखो इसी में पुट कर देना है। अब हिंट देखता हूँ, हिंट ही समझा देता हूँ तुमको, पूरा सॉल्यूशन नहीं, हिंट पूरा सॉल्यूशन, चलो हिंट में ही सॉल्यूशन छुपा देता हूँ मैं। तो F1 प्लस F2 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ये बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां से फिट करो इसमें, F1 स्क्वायर की जगह F रख देता हूं, F स्क्वायर, और इसके जगह भी F रख देते हैं, F स्क्वायर, 2 इंटू F इंटू कॉस थीटा। सही है, F स्क्वायर 2 इंटू F कॉस थीटा, बिल्कुल सही है। आराम से पढ़ना, रिलैक्स होके, यस। तो F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 2F स्क्वायर और कॉस थीटा, यस 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 2F स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2F स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अभी तुरंत सिखाए थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यस अभी तो सिखाए थे। तो बराबर क्या होगा, 2, देखो 2 का स्क्वायर हो गया, यहां पर F का स्क्वायर हो गया और कॉस का स्क्वायर हो गया। ध्यान दो, यहाँ सब का स्क्वायर हो गया है नहीं, ऊपर से रूट है, ये वाला रूट, ये 2 स्क्वायर, ये F स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ये तो बड़ा आसान हो गया। ये हो जाएगा 2F कॉस थीटा बाय 2, प्रूव्ड हो गया मेरा। ऐसे प्रूव्ड करने की चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात, प्रूव्ड करने से कुछ सीखेगी नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमको, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन हिसाब से ये अगर याद रहेगा तो जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा तुमको। R बराबर 2F cos थीटा बाय 2, ऐसे भी समझ लेते हैं। अगर ये F रहेगा तो F कंपोनेंट विधि होती है, उस कंपोनेंट विधि को भी समझा देता हूं।
फाइनली जो ध्यान में रखना है वो देखो, सब समझा देता हूं। ये F1 बराबर F मान लेते हैं और F2 बराबर भी F मान लेते हैं, और इस प्रकार से रिजल्टेंट आएगा। तो ये मेरा R हो जाएगा, R ही F1 प्लस F2। वेरी गुड। ये एंगल हो जाएगा टोटल, अगर थीटा है तो आधा हो जाएगा थीटा बाय 2, और ये भी आधा हो जाएगा थीटा बाय 2। तो ये अगर F है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, R इज इक्वल टू कितना आया, 2F cos थीटा बाय 2F cos थीटा बाय 2। याद रखना, एक चीज सिखाता हूं, कंपोनेंट लेने का एक तरीका होता है, बताए थे ना, एक चीज देखा था तुम। जैसे अगर ये R है और ये थीटा है तो सिखाए थे, इधर हो जाएगा R cos थीटा, ये हो जाएगा R cos थीटा, और ये हो जाएगा R sin थीटा। ऐसा कुछ सिखाए थे? नहीं सिखाए थे। ये अगर R है तो ये हो जाएगा R cos थीटा और ये हो जाएगा R sin थीटा। उसी प्रकार से सोचो, तो अगर ये F होगा तो F cos थीटा इधर होगा, F sin थीटा इधर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? R sin थीटा का मतलब ये ना हुआ। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन। ये अगर R है तो ये होगा R cos थीटा और ये होगा R sin थीटा। समझ में आ रहा है बात? ये अगर R है तो ये R cos थीटा R sin थीटा। वेरी गुड। तो अगर ये F है तो F cos थीटा F sin थीटा। ये अगर F है थीटा बाय 2, F cos थीटा बाय 2 F sin थीटा बाय 2। तो कुल मिला के फिर से समझाता हूं मैं। अगर ये कोई फोर्स F है और अगर ये कोई फोर्स F है और इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, और ये एंगल थीटा बाय 2 है। याद रखना, सिखा रहा हूं कैसे होगा। और ये भी अगर थीटा बाय 2 है तो बोलेंगे रिजल्टेंट कितना होगा। ये हम जान गए कि रिजल्टेंट कितना होगा। कितना होगा रिजल्टेंट? R बराबर 2F cos थीटा बाय 2 होगा। लेकिन हम दूसरे अंदाज से सिखाना चाह रहे थे ना। तो ये अगर F है तो इधर हो जाएगा F cos थीटा बाय 2 इसके वजह से, और इसका इधर एक कंपोनेंट ले लेते हैं अगर, तब F sin थीटा बाय 2। जैसे समझाए थे ना, अगर ये R है तो R cos थीटा R sin थीटा। यस। तो F है तो F cos थीटा बाय 2 F sin थीटा बाय 2। उसी प्रकार से अगर ये F है तो इधर कितना आएगा, F cos थीटा बाय 2 आ जाएगा इधर, और दूसरा इधर आएगा, इधर कितना आएगा, F sin थीटा बाय 2। तो कुल मिला के देखो, कुल मिला के यही देखिए, ये और ये बराबर थे तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, ये वाला होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात। कैसे? आगे जाके खुद समझ जाओगे, कंपोनेंट पढ़ाएंगे तब। अभी फिलहाल याद रखना, अगर ये F है और ये F है तो रिजल्टेंट 2F cos थीटा बाय 2, या यूं समझो कि अगर ये F है तो F cos थीटा बाय 2 और ये F है तो F cos थीटा बाय 2, रिजल्टेंट हो गया 2F cos थीटा बाय 2। ये अगर याद रहता है तो सवाल को जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम लोग। तो एक दो उदाहरण से सवाल को बना के देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है। रेडी, स्टार्ट करें? कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, इस 2-3 सवाल का जवाब दे दो मुझे, बहुत मजा आएगा मुझे। पहला है कि अगर ये F है, अगर ये F है और ये भी अगर F है और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो जल्दी से मुझे बताओ कि रिजल्टेंट क्या होगा और कितना होगा। मतलब ऐसे ऐसे समझा दिया, यही होगा रिजल्टेंट R, और इस R का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से निकल गया, इसको याद कर लेना। क्या होगा देखो समझाता हूं मैं। हो जाएगा रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 2F, यहां देखो 60 है ना, तो 60 का आधा 30 होता है, तो 2F cos 60 बाय 2 कर सकते हैं इसे।
यानी 2f cos 30। वेरी गुड, 2f cos 30। या ऐसे कर सकते डायरेक्ट, ये अगर f है और ये टोटल 60 है तो ये 30 होगा। समझिए पहले, ये 30 होगा तो इसका मतलब ये f cos 30 और f cos 30, 2f cos 30 डायरेक्ट भी समझ सकते थे। तो इस तरह से 2f cos 30 इज इक्वल टू √3/2, यानी √3f बन गया। समझ में आया? सचमुच में ये बना के दिखाओ मुझे जल्दी से। ये अगर f है और ये भी अगर f है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो बताना है कि इसका वैल्यू रिजल्टेंट का कितना होगा। रिजल्टेंट अगर r है तो इस r का मान कितना होगा? बन गया? बन गया? यस बन गया। तो हो जाएगा 2r cos 90 का आधा 45, तो हो जाएगा 2f cos 45 का वैल्यू रख देता हूं 1/√2, ये हो जाएगा √2 इंटू एफ। ये हुआ मेरा रिजल्टेंट। यानी अगर f और f 60 डिग्री पर है तो √3f, और f और f 45 है तो √2f, और 120 पर होगा तो क्या होगा? जल्दी से करिए, अपने कॉपी में करिए जल्दी से। ये अगर f है और ये अगर f है, ये सब सवाल है, और ये है 120 डिग्री, तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? बताइए जल्दी से। डायग्राम भी सीखिए थोड़ा थोड़ा। ये रहा r, और इस r का वैल्यू कितना आएगा? जल्दी में बताइए, जल्दी में। क्या? अच्छा, f होगा। समझ गए, समझ गए। इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर अगर 120 पर जोड़ेंगे, f और f को 120 पर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट भी f ही आएगा। क्लियर है फंडा? तो एक दो और बना के हम तुम्हारा टेस्टिंग कर रहे हैं। जल्दी जल्दी फास्ट, टाइम नहीं खाओगे ज्यादा। देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसे रहेगा, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। क्वेश्चन में कि एक वेक्टर है ये है F1 बराबर 10 न्यूटन और यहां से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा वेक्टर ये F2 और ये भी है 10 न्यूटन ही, और यहां से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताओ मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? R मतलब F1 प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जल्दी बताओ। अब तो सीख गए ना। ये हुआ F1 और ये हुआ F1 और ये हुआ F2, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब बहुत आसान है, 10√3 आंसर हो जाएगा न्यूटन। डायरेक्ट रहेगा, मजा कितना आएगा डायरेक्ट याद, जब याद रहेगा तो। अब देखो दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 20 से जाएगा, यानी इधर ही रिजल्टेंट जाएगा, इधर। समझ में आया? रिजल्टेंट इधर ही क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट इधर ही जाएगा। यस, क्लियर हो गया। यानी अगर ऐसा रहता कि अगर एक वेक्टर 10 न्यूटन का इधर होता और एक वेक्टर 10 न्यूटन का इधर होता और 120 डिग्री का कोण बनाता, तो बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? नहीं सीखे अभी तक? ये 10 है, 10 है, 120 पर है, तो रिजल्टेंट भी तो बस 10 न होगा। उसी प्रकार से अगर ये 10 न्यूटन होता और अगर ये 10 न्यूटन होता और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता, तो रिजल्टेंट कितना होता? क्या बनिए गया होगा, बनाने से पहले ही बन गया कि नहीं बन गया? ये रिजल्टेंट R बराबर 10√2 न्यूटन होता।
समझ में आया बात? यस। अब देखो सवाल को किस अंदाज में क्वेश्चन पूछेगा वो दिखाता हूं तुझको। अच्छा, ऐसा लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे जरा समझना। कहता है कि अगर R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो बराबर F1 का मैग्नीट्यूड और वो बराबर F2 का मैग्नीट्यूड। फाइंड एंगल बिटवीन F1 एंड F2। कैसे इस सवाल को बनाएंगे, कैसे, जरा सोचिए तो, ठीक से सोचिए, आराम से सोचिए, सोचना सीखिए कैसे सोचते हैं हम लोग। यहां पर देखो एक वेक्टर क्या F1 है, एक वेक्टर F1 उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर F2 उसका मैग्नीट्यूड और एक वेक्टर F1 प्लस F2 यानी दोनों का रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी रिजल्टेंट F1 F2 तीनों बराबर है। तो ऐसे सवाल को कैसे करोगे, पहले तो एक ट्रायंगल बना दोगे तुरंत। ट्रायंगल क्यों बना दिए, तो इसमें हमको ये पता चल गया कि तीनों, एक अगर F1 इधर है और दूसरा अगर F2 इधर है और तीसरा F3 इधर है, F1 प्लस F2 इधर है। पहले समझिए ध्यान पूर्वक स्थिर से। तो रिजल्टेंट जो है ना F1 प्लस F2 के बराबर है। अच्छा बताइए तीनों क्या दिया हुआ, बराबर दिया हुआ, यानी ये बराबर ये तो क्लियर हो गया। ये मुझको क्लियर हो चुका है कि ये तीनों बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। बहुत अच्छा, यानी ये तीनों साइड में ये साइड हो, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। सही है। अब इस चीज को सेट करो, किस चीज को, कि F1 प्लस F2 जो है ना R है, इसका मतलब अगर ये F1 रहा होगा तो ये F2 रहा होगा। अच्छा, ये F1 रहा होगा तो ये F2 रहा होगा, तो ये हो गया F1 प्लस F2। अब देखो सबके बीच का एंगल आ गया कि नहीं आ गया, F1 इधर है, F2 इधर है, F1 प्लस F2 इधर है। एंगल बिटवीन F1 एंड F2 पूछेगा। फाइंड एंगल बिटवीन किसके किसके बीच है, F1 एंड F2। तो कितना होगा दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। कितना 60, मत बोल 60 बच्चे, क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उसी के बराबर होगा, तो 120 ने एंगल समझाया अभी। हाँ, लेकिन यहां पर डायग्राम में कैसे दिखेगा, तो डायग्राम में 60 दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। F1 का डायरेक्शन देखो किधर है, इधर है। F1 का डायरेक्शन इधर है, देखो कहां चला गया, और F2 का डायरेक्शन इधर है। इन दोनों के बीच का एंगल ये 60 है, तो 120 ही ना होगा। आ रहा है समझ में बात ठीक से, सही आ रहा है समझ में। तो एक दूसरा सवाल देता हूं, उसको बना के दिखाओ, तुम्हारे अंदर का सारा कॉन्सेप्ट बाहर आ जाएगा। समझ गया। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 है, मजा आ जाएगा, एंड A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो जाएगा। तो फाइंड एंगल बिटवीन नंबर 1 में A एंड B, नंबर 2 में B एंड C और नंबर 3 में C एंड A। ऑलराउंडर तो बनना जरूरी है ना, ऑलराउंडर बनना है, इसीलिए आहिस्ते आहिस्ते समझोगे। ये सवाल थोड़ा सा यूनिक है, स्पेशल है, इसीलिए दिया हूं। ऐसे सवाल को कैसे हैंडल करेंगे, देखो तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और पूछ रहा है कि A प्लस B प्लस C बराबर 0। ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंदाज अलग है, थोड़ा सा जुदा जुदा अंदाज है, इसीलिए तो बोल रहा हूं एक्सपर्ट बनो। तो देखो A प्लस B प्लस C बराबर 0 है और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। जब तीन वेक्टर हो और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो
तो 3 वेक्टर से क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा कि पैरेललोग्राम बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। तो फटाफट क्या करोगे? ट्रायंगल बना दोगे तुरंत ट्रायंगल बना दोगे। ऐसे लोगे, ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल बन गया। अब क्या करना है कि देखो, ये अगर ए भुजा एक साइड मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको अगर सी मान लेते हैं, ए बी सी, तो इसके हिसाब से तीनों बराबर है। तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? ये एंगल 60 का हो जाएगा, और ये भी एंगल 60 का हो जाएगा, और ये भी एंगल 60 हो जाएगा। खूब अच्छा से समझो, कंसंट्रेशन बना के। कैसे? कहता है ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तीनों भुजा बराबर होता, तीनों एंगल बराबर होगा, था ये भी समझ में आ गया। और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो इसका मतलब ये है a और ये है b और ये है c। इसका मतलब ये जरूर a इधर रहा होगा नहीं, अब b जरूर इधर रहा होगा, और c जरूर इधर रहा होगा। समझ में आ रहा है बात? तीनों को वेक्टर बना दिया। ये तो बड़ा बेजोर है, शानदार बता दिए सर। समझ में आया बात? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, यानी इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ बराबर है। और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी, जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो एंगल बिटवीन a एंड b कितना होगा? a एंड b के बीच का एंगल कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 120 लग रहा है सर। और b एंड c के बीच में कितना लग रहा है? b एंड c में a इधर है, अब b इधर हो जाएगा और c इधर हो जाएगा, तो a b c। तो b एंड c के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और c एंड a के बीच में भी कितना एंगल हो जाएगा? 120 डिग्री। फील आ रही है? फील, कॉन्सेप्ट की फील आ रही है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में रहता a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं रहता, a प्लस बी बराबर c होता, जैसे इस प्रकार से। इसका तो आंसर दिए ना, आंसर देता हूं। पहले ये a है और ये b है, दोनों के बीच का एंगल कितना दे देंगे? 120। b एंड c के बीच में कितना एंगल होगा? b इधर है, c इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। c एंड a के बीच में कितना होगा? c इधर, a इधर है, ये भी 120 डिग्री। अब उस सवाल को देखते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था। a प्लस बी बराबर सी दे देगा, और a बराबर बी बराबर सी देगा, तो यही क्वेश्चन करना है। देखो, यही है a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, a बराबर b बराबर सी है। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, b एंड c, c एंड a। वही फंडा अपनाना है। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। धीरे 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 बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे हम लोग, जहां से किसी भी सवाल को बनाना मेरे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल होगा। क्या बात करते हैं सर, इतना आसान है फिजिक्स? यस बच्चे, यस। ए बराबर बी बराबर सी तो करो पहले। 3 वेक्टर है और a प्लस बी बराबर सी है, और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या करना है। ये मैं ट्रायंगल बना दिया। अब क्या करना है कि तीनों बराबर है, तो इसको हम मान लेते हैं a, और इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं c। ये a हुआ, और ये b हुआ, और ये c हुआ, और तीनों बराबर है, तो ये ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा ना। ये a है और ये b है, ये एंगल 60 और ये एंगल 60। अब हमको डायग्राम देखना है कि a प्लस बी बराबर c किस में सेटिंग होता है। a प्लस बी बराबर c कैसे सेटिंग होगा? तो इसका मतलब अगर हम इसको a बना दें और इसको अगर हम b बना दें, तो इसका मतलब c इधर बनेगा, तो ना a प्लस बी बराबर c हो जाएगा। देखो ध्यान से, यानी a प्लस बी बराबर c, यानी a वेक्टर ऐसा हो गया, अब b वेक्टर ऐसा हो गया, ऐसा, और c वेक्टर ऐसा हो गया। उसमें उल्टा था, उसमें क्या था? उसमें ऐसे था a प्लस बी प्लस सी, ऐसे था बराबर 0। समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा?
तो ए एंड बी के बीच का एंगल बताइए जल्दी क्या होगा। ये है ए और ये है बी, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी जल्दी। ये है ए, इधर जा रहा है देखो बोर्ड के उधर, बी जा रहा है इधर, ये है 60, ये कितना हो जाएगा 120, फटाफट। बी एंड सी के बीच में, ए एंड बी के बीच में 120 डिग्री, बी एंड सी के बीच में कितना होगा, अच्छा ये तो 60 जैसा दिखता है, दोनों का हेड एक है जैसा, ऐसा अगर तीर के दिशा में देखना चाहोगे तो जो एंगल ये होगा उस वही नहीं इसके एरो के बीच का एंगल होगा। इसीलिए तो बोलता हूं जब दो वेक्टर का हेड एक जगह हो तो उस समय 180 से छोटा वाला एंगल जो होगा वो ले लेना है 60 डिग्री। ये वाला एंगल भी वही एंगल है, इसीलिए तो बोला ये ले लेने के लिए, क्योंकि ये बराबर ये होगा तो ये लो चाहे ये लो, बात बराबर है। तो 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। इसका क्या होगा, सी एंड ए के बीच में कितना एंगल होगा, सी एंड ए के बीच में कितना एंगल होगा, ये तो हो जाएगा, लगता है कितना हो जाएगा 60 डिग्री लग रहा है। समझ में आ रही है, फील आ रही है, फील इस तरह से जब दिया हुआ रहेगा तो सवाल कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है। एक बार रिव्यू कर लो, लास्ट पिछले क्वेश्चन में क्या था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था, तो इसका मतलब a हुआ इधर, a हुआ इधर, b हुआ इधर और c हुआ इधर, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी, तो यानी a एंड b के बीच में 120, b इधर और c इधर, इसके बीच में 120, c इधर a इधर, इसके बीच में 120। और अभी जो हम लोग सवाल देखे थे वो भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ a इधर है b इधर है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, दोनों में अंतर आया। अच्छा इस सवाल का जवाब दो, देखो तो ये कितना प्यारा सा चीज है, क्या कह रहा है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर फाइंड एंगल बिटवीन देम। बहुत आसान है, तो कहता है कि फिर से समझ लो, समझना ध्यान से, कहता है कि एक यूनिट वेक्टर u1 है और दूसरा यूनिट वेक्टर u2 है और उसका रिजल्टेंट जो है ना एक यूनिट वेक्टर u3 है। क्वेश्चन समझ में आया, u1 u2 u3 क्या है, u1 u2 एंड u3 तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि अगर सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो एक बात समझ में आ रहा है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट, यहां पर क्या है u1 का मैग्नीट्यूड, u2 का मैग्नीट्यूड, u3 का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u3 बराबर 1। तो ऑब्वियसली है कि u1 u2 के बीच का एंगल कितना होगा, रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर शीट में दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल 120 होगा, अभी उसमें दिया हुआ है, उसको समझेगा, हमको डायग्राम बना के समझाओ तो बहुत आसान है। 3 यूनिट वेक्टर बनाना है और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेना है। तो आप देखो, मान लेते हैं एक है u1, दूसरा है u2 और तीसरा है u3, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि तीनों का मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा ना, अगर तीनों एक यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल बताइए। तो तीनों यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको हम मान लेते हैं, अगर u1 वेक्टर इसको मान लेते हैं u1 वेक्टर और इसको हम मान लें u2 वेक्टर, तो u3 बराबर हो जाएगा ना, ऐसे u1 जो u2 बराबर u3 हो जाएगा ना, तो u1 इधर होगा, u2 इधर होगा, तो u3 इधर होगा, तब ये डायग्राम बनेगा। बहुत बढ़िया, और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इतना सा तो कॉमन सेंस हमारे पास है ही ना कि ये एंगल 60-60 बन जाएगा। बेजोर।
तो U1 एंड U2 के बीच का एंगल कितना हो गया? U1 एंड U2 के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया। यही तो समझना था कि अगर दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर होगा तो इसको याद कर लोगे फॉर्मूला की तरह। दो यूनिट वेक्टर को जोड़ने से अगर एक यूनिट वेक्टर बनता है तो दोनों के बीच का एंगल 120 होगा। एक यूनिट वेक्टर ये है, दूसरा यूनिट वेक्टर ये है और उसका रिजल्टेंट ये है U3 बराबर U1 जोड़ U2। तो तीनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा तो ऑब्वियसली ये एंगल 60-60 का होगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक इसका उल्टा कर सकते हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल 120 होगा तो दोनों यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, वो भी यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है फंडा? मजा आया? फील आई? समझ में आई? यस। देखो ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, SC वर्मा में दिया हुआ है। वो प्यारा सा सवाल है, इसको VVA का मार्क्स लगा दो। VV क्यों लगाएंगे? तो लिखा हुआ है तो समझना है। इफ रिजल्टेंट ऑफ A and B with A alpha greater than beta if A greater than B. क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ A एंड B मैक्स मतलब बनाता है एंगल अल्फा विथ A बीटा विथ B, देन इनमें से क्या होगा? क्वेश्चन समझाता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लेते हैं एक वेक्टर ये A है, अच्छा से समझना, और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं ये B है, बहुत अच्छा। और उसका जो रिजल्टेंट आया वो इस प्रकार से रिजल्टेंट दे देता हूं। वो उसका रिजल्टेंट को हम मान लेते हैं R है और R इज इक्वल टू A प्लस B बोल देते हैं इसको। समझ में आ रहा है ठीक से? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है ना A से बना रहा है अल्फा एंगल और B से बना रहा है बीटा एंगल। अच्छा तो बताइए ये शर्त, यानी कहता है अल्फा बीटा से छोटा होगा अगर A बड़ा होगा B से, अल्फा लेस देन बीटा होगा, कुछ इस प्रकार से कहानी है। तो इसको समझने का कोशिश करिए। इसको दो मेथड से बनाता हूं मैं। पहला मेथड में तुमको क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकली समझा देता हूं और दूसरा मेथड में एनालिटिकली समझाएंगे। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या है। मेथड नंबर 1 ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हम लोग समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। मान लेते हैं कि A है बड़ा B से, पहला केस लेता हूं, A को B से बड़ा मान लेते हैं। तो A को हम मान लेते हैं इतना बड़ा है, A इतना बड़ा है और B छोटा है ना, तो B को थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। तो अब बताओ रिजल्टेंट कैसे होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा और इसके पैरेलल में ऐसे ऐसे कर देंगे तो रिजल्टेंट मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये मेरा रिजल्टेंट होगा R इज इक्वल टू A प्लस B होगा। अच्छा तो ये वाला एंगल मेरा अल्फा अगर है तो देखो बीटा, देखो ये वाला एंगल है, तो कौन सा बड़ा लग रहा है तुमको? देखने से ही लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये अगर बड़ा साइड का होगा तो इधर वाला एंगल छोटा हो, यानी अल्फा छोटा हो गया बीटा बड़ा हो गया। क्लियर हो रहा है? डायग्राम से क्लियर हो रहा है? कितना मजा आ रहा है? SC वर्मा की किताब में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब दूसरा तो समझ में आ गया होगा कि ए से बड़ा अगर ऐसे कर दूं, ए को कर दूं बड़ा, नहीं ए को कर दूं छोटा, ए से बड़ा कर दूं बी को, यानी हम मान लेते हैं कि ये ए है, इतना बड़ा ए है, और बी मान लेते इतना बड़ा है। सही है। अब रिजल्टेंट का डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसका मतलब इसके पैरेलल में यहां से यहां डालेंगे, इसके पैरेलल में यहां से यहां डालेंगे, रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट आर, और इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। इस बार कौन बड़ा लग रहा है? इस बार बड़ा लग रहा है कि अल्फा बड़ा लग रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो वेक्टर, दो फोर्स किसी एक पॉइंट पर लगेगा तो रिजल्टेंट जो होगा, जो वेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उधर से छोटा एंगल बनाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर लगेगा तो दोनों में जो ताकतवर होगा ना, रिजल्टेंट उसी की तरफ झुका हुआ रहेगा, मतलब उधर से कम एंगल बनाएगा। ऐसे भी दुनिया का नियम है, ताकतवर के पक्ष में हमेशा सब कुछ होता है, रिजल्ट हमेशा ताकतवर के पक्ष में होता है। ऐसे याद रखोगे, रिजल्ट हमेशा ताकतवर के पक्ष में होगा, यानी ताकतवर के तरफ होगा, यानी ताकतवर से कम एंगल बनाएगा, यानी ताकतवर के नजदीक होगा रिजल्ट। समझ में आ रहा है बात? कैसे याद करना है? रिजल्टेंट हमेशा ताकतवर के नजदीक होगा, यानी अगर ए बड़ा है तो ए के नजदीक यानी अल्फा छोटा होगा, अगर बी बड़ा है तो बी के नजदीक यानी बीटा छोटा होगा। समझ में आया बात? लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाएगा तब, अगर ए बराबर बी हो जाएगा तब, तो ये बहुत आसान है। ये इधर रहा ए, जितना बड़ा ए है उतने बड़ा बी है ना, तो उतने बड़ा बी है, ये है बी। तो ऐसे ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो ये मेरा रिजल्टेंट हुआ, और रिजल्टेंट बराबर ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये अगर एंगल अल्फा हुआ और ये एंगल बीटा हुआ, देखने से भी लग रहा है कि दोनों बराबर बराबर होगा। समझ में आ गया बात? ध्यान से क्लियर हो गया फंडा? तो इसका मतलब पीछे से जाना है एक बार और इसको चेक करिए, तो क्या था ऑप्शन में? देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यानी जो बराबर बड़ा होगा ना, ताकतवर, रिजल्टेंट उसी के तरफ झुका हुआ रहेगा, यानी रिजल्ट जो होगा ना हमेशा ताकतवर की तरफ होगा। तो अगर ए बहुत बड़ा है तो इसके तरफ रहेगा, यानी अल्फा छोटा होगा, यानी जो बड़ा होगा ना मैग्नीट्यूड में, जैसे ए बड़ा होगा तो अल्फा छोटा, बी बड़ा तो बीटा छोटा। क्लियर है? अब यहां पर देखो, पहला में अल्फा बड़ा है बीटा से, पहला ऑप्शन में देखो क्या हो सकता है, यानी अल्फा बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये गलत ना हो गया कि सही हुआ? गलत हो गया। ये देखो अल्फा अगर बड़ा है तो ये छोटा है, एकदम बिल्कुल सही है, मोर देन वन करेक्ट है। इसके बारे में सोचो, अल्फा छोटा है बीटा से, अल्फा अगर बीटा से छोटा होगा तो ये बड़ा है। अच्छा, ये वाला सही हो गया। ये देखो अल्फा छोटा है बीटा से, तो ये गलत हो गया। ये वाला देखो सही है कि गलत? सही है कि गलत है? ये तो सही है। और एक साइन रूल मेथड भी बताए थे ना, पहले सिखाए थे साइन रूल क्या होता है, तो दूसरा इसको साइन रूल से भी हम लोग बना सकते हैं। तुझे साइन रूल से भी बना के दिखा दूं? यस, तो साइन रूल से बना के दिखाता हूं। फील करो ना, फील, हड़बड़ी मत लगाओ। एक बार जब फंडा क्लियर हो जाएगी ना, जैसे बिल्डिंग बनाना है, बहुत बड़ा बिल्डिंग, तो अगर ग्राउंड फ्लोर मजबूत रहेगा ना तो मल्टी फ्लोर बना सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर अगर कमजोर हो जाएगा तो मल्टी फ्लोर बना भी देंगे तो कोई फायदा नहीं, उसको बस कुछ हरकत होने की जरूरत है, वो तो गिर जाएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब बेस को मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा क्या बोलते हैं, इसको ठीक से पढ़ना है। क्लियर है? तो इसीलिए ट्रेंगिल लॉ से भी इसको समझ लो, अच्छा से फील कर लो। फील जितना अच्छा से करोगे ना फिजिक्स में, उतने स्ट्रांग हो जाओगे। देखो देखो, तो ये साइन रूल क्या होता है, एक बार 1 सेकेंड दिखाता हूं। साइन रूल,
एक बार और समझा देता हूं कि साइन रूल क्या होता है। पहले भी समझाया हुआ है, दोबारा हम तुमको साइन रूल समझा देते हैं। साइन रूल में क्या होता है कि अगर ये एक साइड ए है और इसके सामने का एंगल अल्फा है, और अगर दूसरा साइड बी है और इसके सामने का एंगल बीटा है, और तीसरा साइड अगर सी है, सामने का एंगल गामा है, तो साइन रूल में क्या होता था, ये आपको पता है ए बाय साइन अल्फा होता है, यानी ये बटा ये और ये बटा ये, बी बाय साइन बीटा पहले पढ़ाया हुआ है। धीरे धीरे दिमाग मजबूत हो जाएगा। और सी बाय साइन गामा हो जाएगा, सी बाय साइन गामा। ये क्लियर है? तो इसी फंडा को हम इस्तेमाल करेंगे अभी। सही है? तो साइन रूल को यहां यूज करके हम लोग देखते हैं। तो यहां पर क्या था कि एक वेक्टर था ये ए, एक वेक्टर था ए और दूसरा वेक्टर था मेरा बी, और दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ऐसे कर देते हैं। ये रहा रिजल्टेंट आर, और ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है। बहुत बढ़िया। तो ये रिजल्टेंट जो है ना, ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 10th क्लास में पढ़े होंगे हम लोग, ये दोनों साइड अगर पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? बराबर होगा सर। ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये बीटा तो ये बीटा, और ये अल्फा तो ये अल्फा। इसको छोड़ देते हैं, फिलहाल लिखना है तो लिख दो, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो इसको फ्रेश से बना लेता हूं। फ्रेश कहने का मतलब हुआ कि अगर ये ए इधर है, ये ए है इधर, ऐसे कर देता हूं, ये आर है, ये ए है, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, और ये अल्फा और ये बीटा। सही है? ये अल्फा और ये बीटा और ये ए और ये बी तो ये बी। समझ में आ रहा है बात? इसमें साइन रूल लगा देते हैं, सेम चीज आ जाएगा। इसमें अगर साइन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा? साइन रूल लगाते हैं तो क्या होगा? ए बाय साइन बीटा हो जाएगा। नहीं, ए बाय साइन बीटा, ए के सामने का एंगल, ए बाय साइन बीटा, वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या आएगा? बी बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन अल्फा। तो इस प्रकार से ए बाय बी को अगर हम बात करें तो क्या होगा? ए बाय बी बात कर, देखो ये ए है और ये बी है, तो इस बी को उठा के यहां ला सकते हैं, इसको उठा के यहां दे देते हैं, तो ये ए बाय बी हो जाएगा। और ये सब आता है ना करने के लिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, या इसको नीचे ले आएंगे, तो ए बाय बी इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा साइन बीटा बाय साइन अल्फा। क्लियर हो गया? तो अब यहां से हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन है तीनों में। तो देखो केस फर्स्ट, देखो अगर, अब देखो इससे बड़ा अगर ये हो जाए, ध्यान से देखना, यानी नीचे वाला छोटा हो ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो ऊपर वाला बड़ा हो, तो ये नीचे वाला छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब हुआ कि साइन अल्फा, फिर देखो नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, तो साइन अल्फा छोटा होगा और साइन बीटा बड़ा हो जाएगा। फिर से देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा, ये बड़ा है तो इसको बड़ा कर दिए। तो इस प्रकार साइन अल्फा से अगर साइन बीटा बड़ा होगा तो अल्फा से बड़ा बीटा हो जाएगा। समझ में नहीं आया बात? बहुत आसान है। क्या आसान है? इससे बड़ा ये होगा तो इससे बड़ा ये होगा, तो वही तो किए। उसी प्रकार से देखो, अच्छा बोलो कि अगर ऐसा होता कि ये ए जो होता है ना छोटा होता, ए होता छोटा, अब बी होता बड़ा, यानी ये छोटा और ये बड़ा, तो ये छोटा और ये बड़ा, यानी अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। फिर से समझो बढ़िया से, इससे बड़ा अगर ये होगा तो इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा तो इससे बड़ा ये होगा। समझ में आया? और ये तो क्लियर हो गया कि अगर दोनों बराबर हो जाए,
ये और ये बराबर होगा, ये बराबर ये होगा, तो ये बराबर ये होगा, तो अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। यहां से भी बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। मतलब अगर ए बड़ा तो अल्फा छोटा, बी बड़ा तो बीटा छोटा, जो बड़ा रिजल्टेंट उसके तरफ मोहित रहेगा, झुका हुआ रहेगा। ऐसे भी रिजल्ट हमेशा मजबूत के तरफ ही होता है, याद रखना। रिजल्ट हमेशा मजबूत के फेवर में होता है। तो यहां पर ए अगर बड़ा है तो इसके फेवर में मतलब क्या हुआ, इससे कम एंगल बनाएगा। यानी अगर ये बड़ा है तो ये छोटा एंगल बनाएगा, और ये बड़ा है तो ये छोटा एंगल बनाएगा। और फंडा क्लियर हो गया होगा मजे में, बढ़िया से। तो क्या इसका रिजल्ट लिख दूं, रिजल्टेंट विल बी मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर वेक्टर। लिख देता हूं फाइनल, ये आया कंक्लूजन। रिजल्टेंट विल बी मोर inclined towards the stronger vector। हिंदी वाले बच्चे के लिए शीट में लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट स्ट्रोंगर वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। अंग्रेजी हुआ। अच्छा एक बात बताओ, तो अंग्रेजी कमजोर है तो तुम क्या ये बात बोल के भाग जाओगे मैदान से? अंग्रेजी कमजोर है तो क्या करना, सीखना है। टेंशन क्या ले रहे हो, सीखने का कोशिश करो। रिजल्टेंट विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्ट्रोंगर वेक्टर, मतलब हुआ रिजल्टेंट जो है ना स्ट्रोंगर वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। ये स्ट्रोंगर है तो उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, सिंपल सी बात है। तो बच्चों इसको आज यहीं फाइनल कर देता हूं, मिलते हैं, हाय बाय।